GSHindi.com के माध्यम से UPSC 2016 के एथिक्स पेपर में भ्रष्टाचार पे पूछे गए प्रश्न की विवेचना में हम भ्रष्टाचार पे बातें कर रहे हैं। पिछले वीडियो तक हमने ये देखा है कि भ्रष्टाचार की भूमिका क्या है, भ्रष्टाचार की पृष्ठभूमि क्या है और जो प्रश्न पूछा गया था वो मूल प्रश्न क्या था, और भारत में ये भ्रष्टाचार शुरू कब से हुआ उसकी परिभाषा हमने देखी है। उसके बाद में हमने कौटिल्य के व्यक्तित्व की बात की और कौटिल्य के विचारों की भी बात की हमने, और भ्रष्टाचार का अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ता है और समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक हम इसको लेकर के आए थे। अब इसके आगे देखते हैं कि भ्रष्टाचार के किन किन क्षेत्रों में कैसे कैसे प्रभाव होते हैं और प्रश्न में जो चीज़ पूछी गई है उसको हम कहाँ से लेकर के चलेंगे। भ्रष्टाचार से सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, उसमें हमने सामाजिक प्रभाव तक देखे था और अब राजनीतिक प्रभाव। तो जब समाज में और राष्ट्र में भ्रष्टाचार चप्पे चप्पे में घर कर जाए, हर जगह भ्रष्टाचार पसर जाए, फैल जाए, तब क्या क्या होता है और राजनीति के क्षेत्र में क्या क्या होता है। तो पहला कि राजनीतिक विखंडन। अब ये ऐसा है कि जब भ्रष्टाचार से प्राप्त धन इन राजनीतिक पार्टियों के लोगों के पास में आता है तो फिर इनकी महत्वाकांक्षाएं जो है वो अलग अलग प्रकार से खड़ी होने लगती हैं। और एक समय हमने देखा है कि जब देश में एक राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी बड़ी, जिसका पूरे देश में एक जैसा फैलाव भी था और एक जैसी मान्यता भी थी, लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे ये भ्रष्टाचार बढ़ा और लोगों के पास में ये भ्रष्टाचार का पैसा आया, वैसे वैसे उनकी महत्वाकांक्षाएं खड़ी हुई, और महत्वाकांक्षाएं खड़ी होने के बाद में छोटे छोटे ग्रुप, छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे एजेंडे पे, छोटी छोटी बातों पे लोगों ने अपनी अपनी पार्टियां बनाई और बहुत सारे क्षेत्रीय दल भारत में खड़े हुए, और एक पार्टी का जो प्रभुत्व था या एक पार्टी की जो पूरे देश में मान्यता थी वो मान्यता लगभग खत्म सी होने को आ जा रही हैगी। लेकिन इन छोटे छोटे क्षेत्रीय पार्टियों से देश का कितना बड़ा नुकसान होता है, ये इन पार्टियों की मिलीभगत से, इन पार्टियों के गठबंधन से जब सेंट्रल में सरकारें बनी और चली तो वो सारी सरकारें कमज़ोर सरकारें कहलाईं, और उन कमज़ोर सरकारों का प्रदर्शन भी कमज़ोर रहा, और उसका परिणाम ये निकला कि 1992 तक आते आते हमें ये ग्लोबलाइजेशन में जाना पड़ा था। क्योंकि उसके पहले जो गठबंधन की सरकारें चली हैं, जो 3-4 प्रधानमंत्री जल्दी जल्दी बदले, और उस दौरान देश में ऐसा कोई काम नहीं हुआ सिवा भ्रष्टाचार के जिससे देश का कोई भला हो पाता, और नौबत यहाँ तक आई कि देश का सोना गिरवी रखना पड़ा और मजबूरी में फिर हमको ये ग्लोबलाइजेशन में जाना पड़ा था। तो ये भ्रष्टाचार की वजह से राजनीतिक विखंडन, लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं और महत्वाकांक्षाएं खड़ी हुई, और उसकी वजह से ये छोटी छोटी जो क्षेत्रीय पार्टियां खड़ी हुई उनकी गठबंधन सरकारों से कमज़ोर सरकारें बनी, देश की हालत खराब हुई और उसमें भ्रष्टाचार बढ़ा। उसमें देश का कोई भला नहीं हुआ, केवल भला हुआ उन लोगों का जो भ्रष्टाचार में शामिल रहे थे। तो ये भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए कि राजनीतिक मान्यताएं, राजनीतिक सरोकार, राजनीतिक सिद्धांत, ये सारे जो है ताक में रखा जाते हैंगे और लोग अपनी महत्वाकांक्षाओं पे राजनीति करने लगते हैंगे। दूसरा कि राष्ट्र में राजनीतिक मूल्यों की उन्नति नहीं। अब जब ऐसा होता है तो कोई एक राजनीतिक मूल्य, सिद्धांत नाम की चीज़ बचती नहीं है। सब राजनीतिक मूल्यों के नाम पे अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे करते हैंगे, और राजनीतिक मूल्य जो होते हैं, जो देश के हित के लिए होते हैं, जो समाज के हित के लिए होते हैं, जो सर्वहित के लिए होते हैंगे, उनकी पूरी अनदेखी होती है। नारे सब लगाते हैं, बातें सब करते हैं, मैनिफेस्टो में योजनाएं बना करके बताएंगे, शिलान्यास भी करेंगे, लेकिन उन पर कभी कोई काम होता नहीं है ऐसा कॉन्क्रीट जो समाज के वास्तव में भले के लिए हो। तो इस तरह से ये राजनीतिक मूल्यों की उन्नति नहीं होती है, राजनीतिक मूल्य पिछड़ने लगते हैंगे, राजनीतिक कमिटमेंट जो है वो पूरे करने की किसी में श्रद्धा नहीं होती हैगी, और ये भ्रष्टाचार का एक दुष्परिणाम है। अब जब ऐसी अफरा तफरी का माहौल होता है और करप्शन से बनाया हुआ पैसा
अपराधी तत्वों के पास जाता हैगा तो वो उस धन बल की वजह से, बाहुबल और धन बल, ये दोनों बल जो है राजनीति में प्रवेश करते हैं, और जो अच्छे लोग हैं, जो वास्तव में देश का हित चाहते हैंगे और जो देश को उन्नति के पथ पे आगे ले जाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वो पीछे ढकेलते हैं। और ये बाहुबली जो होते हैंगे, अपराधी तत्व जो होते हैंगे, ये ऐसे तत्व राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करने में सफल होते हैंगे। ये भ्रष्टाचार का एक और बहुत बड़ा दुष्परिणाम जो राष्ट्र को देखना पड़ता हैगा, क्योंकि वोट की राजनीति में धन बल और बाहुबल का महत्व ये लोग उसमें स्थापित कर देते हैं कि हम धन से और बल से वोट कबाड़ सकते हैं और सत्ता में आ सकते हैं, और फिर जो है फिर भ्रष्टाचार का जो सिलसिला चालू होता हैगा तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेता हैगा। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का दुष्परिणाम कि अपराधी तत्वों को, जिन्होंने आपराधिक गतिविधियों से धन अर्जित किया हैगा, ऐसे लोग राजनीति में प्रवेश कर जाते हैं। अगली बात कि राष्ट्र में अनिश्चय, भय, अशांति, असुरक्षा, अस्थिरता बढ़ने लगती है। अब जब ऐसा माहौल होता है कि इस प्रजा के या जनता के भले के काम नहीं हो रहे हैंगे, शिक्षा में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, स्वास्थ्य में उन्नति नहीं हो रही है, बेरोजगारी खत्म नहीं हो रही है, विकास के काम कोई हो नहीं रहे हैं, उत्पादन स्टेगनेट हो रखा है, आप जो है विदेशी पूंजी पे या विदेशी कर्ज पे आप चल रहे हैंगे, तो ऐसी स्थिति में किसी को भी भविष्य के प्रति निश्चिंतता नहीं होती है कि कल भी मेरा ठीक होगा, आगे भी ठीक होगा, इस पीढ़ी में भी ठीक होगा, अगली पीढ़ी भी ठीक से जिएगी। तो ये जो अनिश्चय की स्थिति होती है लोगों में अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष करते करते, उससे भय भी आता है। समाज में फिर नए नए प्रकार के विद्वेष, नए नए प्रकार के मीनमेख, नए नए प्रकार के मुद्दे जिनका कोई लेना देना नहीं होता हैगा, उसमें सब प्रकार के मुद्दे आ जाते हैंगे, तो वो भी उठाने लगते हैं अपना सिर, और ऐसा करते करते पूरा का पूरा समाज एक अस्थिरता की गर्त में जाने लगता हैगा। तो ये भ्रष्टाचार से होने वाले नुकसानों में से ये सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये स्थिति ऐसी होती है जिसमें न तो वर्तमान पीढ़ियों को भरोसा है कि आगे सब ठीक ठाक चलने वाला है और चिंता की कोई बात नहीं है, आने वाली जनरेशनों को भी सारी चीज़ें मुहैया होंगी, ये निश्चिंतता खत्म हो जाती है। और ऐसी स्थिति में जो लोग सत्ता में होते हैं या जिन लोगों को कानून का पालन करना होता है और करवाना होता हैगा, तो वहाँ पे कानून के पालन के प्रति भी लापरवाही होने लगती है, क्योंकि शीर्ष स्तर पर बैठे हुए लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग, प्रशासनिक सेवाओं में बैठे हुए लोग अगर भ्रष्टाचार से में लिप्त होकर के और या भ्रष्टाचार को प्रश्रय दे करके या भ्रष्टाचार का समर्थन करके अपना कर्तव्य करते हैं, तो ये निश्चित रूप से है कि उसमें उस कर्तव्य में न तो दक्षता होती है, न क्षमता होती है, न ही चुस्ती फुर्ती होती है और न ही ईमानदारी होती है। और कहीं ना कहीं कानूनों का जो पक्ष होता हैगा, जो नकारात्मक पक्ष होता हैगा, उसको लोग लेकर के ज़्यादा चलते हैं, सकारात्मक पक्ष को लेकर के कम चलते हैंगे। और इस तरह हम देखते हैं कि या तो कानून का पालन होता ही नहीं है, और या होता भी है तो आधा अधूरा होता हैगा, बेमन से होता हैगा, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होता हैगा, उससे कोई रिजल्ट निकल के नहीं आते हैं। सब लोग कानून का सहारा लेकर के फायर फाइटिंग करते हैं कि आज ये समस्या खड़ी हो गई है, किसी भी तरीके से इसको जो है दबा दो, किसी भी तरह से इसको सरका दो, ताकि आज की स्थिति संभल जाए। तो इस तरह से कानून व्यवस्था का पालन जो हमेशा एक जैसा 24/7 एक जैसा होना चाहिए, वो वैसा वहाँ नहीं होता हैगा, और असामाजिक अराजक राष्ट्रद्रोह की गतिविधियों में तेज आती है। अब ये हम सब देख रहे हैं कि जैसे जैसे भारत में भ्रष्टाचार बढ़ा है, वैसे वैसे अपराध बढ़े हैं, असामाजिक गतिविधियाँ सिर उठा करके बोल रही हैं, अराजक तत्व समाज में अराजकता फैलाने से बाज नहीं आ रहे हैं, और वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ से यदा कदा राष्ट्रद्रोह की बातें भी सुनाई देने लगी हैं। तो ये भ्रष्टाचार के कारण, ना भ्रष्टाचार होता, ना भ्रष्टाचार से प्राप्त धन लोगों के पास में जाता इन लोगों के पास में, ना ही ये उस धन से इन गतिविधियों को चलाने में सक्षम होते। और इसी में जो जमाखोरी वाले लोग, मिलावट करने वाले लोग, कालाबाजारी करने वाले लोग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग करने वाले लोग, और जो आतंकवाद से जिन लोगों का सरोकार है या जो उस तरह की गतिविधियों को चलाते हैं, उनको सबको ये भ्रष्टाचार
से प्राप्त धन और उससे राजनीतिक संरक्षण और उस संरक्षण में ये सारी गतिविधियां ये चलती हैं। तो ये भ्रष्टाचार का राजनीतिक प्रभाव, कि भ्रष्टाचार अगर राजनीतिक समाज में, राजनीति से सरोकार रखने वाले लोगों में अगर आ जाए तो उनकी पकड़ ढीली होती है लोगों पर से, और जो आपराधिक प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति से सरोकार रखने वाले लोग हैं सभी प्रकार के, वो अपना अपना सर उठाने लगते हैंगे। तो इस तरह से ये भ्रष्टाचार के बहुत ही गंभीर परिणाम हैं और ये राष्ट्र के लिए बड़े घातक होते हैंगे। अब भ्रष्टाचार से सरकारी राजकोष का दुरुपयोग और उससे उत्पन्न राष्ट्रीय समस्याएं, ये समस्याएं हमने अलग अलग देखी, एक एक करके देखी कि उनमें क्या क्या हो सकता हैगा। लेकिन जब हम इन सारी समस्याओं को इकट्ठा करें और इकट्ठा करके राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो राष्ट्र के सामने ये समस्याएं किस प्रकार से आगे खड़ी होती हैं, तो उसमें पहला तो राजनीतिक अस्थिरता आ जाएगी। बड़ी मुश्किल से 2014 में एक स्थिर सरकार 30 साल के बाद बनी। पिछले 30 साल से इसका मतलब राजनीतिक अस्थिरता थी और उसके दुष्परिणाम हम भोग रहे थे कि अर्थव्यवस्था चौपट पड़ी हुई थी, जीडीपी लगातार घटती जा रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी, मतलब किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई उन्नति देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो रहा था। जहाँ से देखो वहीं से कभी भी कीमतें बढ़ जाती थी, किसी भी चीज़ की कीमतें बढ़ जाना, तो ये राजनीतिक अस्थिरता का दुष्परिणाम। दूसरा, प्रशासनिक अस्थिरता। जब राजनीति में जो लोग हैं, जो विधायिका को चलाते हैं, जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठते हैं, अगर वो ऐसे हो जाएंगे तो फिर प्रशासन में बैठे हुए लोगों पे उनकी पकड़ नहीं होती हैगी। तो प्रशासन में बैठे हुए लोगों की भी अपनी इच्छाएं, आकांक्षाएं, ज़रूरतें होती हैं, तो वो फिर अपने हिसाब से वो उसका काम करने लगते हैंगे। और इस तरह से जो प्रशासनिक व्यवस्था में एक स्थिरता होती है, कंटिन्यूटी होती हैगी, सततता होती है कि कानूनों का पालन करवाना, प्रशासन के काम करना एक जैसे, वो भी जो है वो खत्म होने लगता हैगा। फिर सामाजिक असमंजसता और अस्थिरता, जैसा अपन ने पहले भी देखा हैगा कि समाज में एक तरह से अनिश्चय होता है, भय होता हैगा, कल क्या होगा, कल आज जैसा रहेगा नहीं रहेगा। और स्थिति यहाँ तक आ जाती है कि सुबह घर से निकला हुआ आदमी शाम को घर लौटेगा या नहीं लौटेगा, यहाँ तक नौबत आ जाती है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये सामाजिक असमंजसता एवं अस्थिरता। आर्थिक व्यवस्था में अफरा तफरी और कमजोरी, जब सब ये चल रहा होता हैगा पूरा गोल गपाड़ा, तो अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लोगों को वो सपोर्ट नहीं मिलता है, वो सहयोग नहीं मिलता है और उनको वो शेल्टर नहीं मिलता है कि वो लोग पूरी दक्षता से, पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से कुछ उत्पादकता का काम, कुछ नया काम वो उसमें करने की सोचें या करें। क्योंकि कुछ भी करने आप जाओगे तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाना है आपका प्रोजेक्ट, तो उसके चलते आर्थिक व्यवस्था में पूरी तरह से अफरा तफरी पड़ी रहती हैगी। जमाखोर, कालाबाजारी करने वाले, ये ड्रग ट्रैफिकिंग करने वाले, ये इन लोगों का स्तर ऊंचा रहता हैगा। और ऐसी स्थिति में पूरे देश की अर्थव्यवस्था में पूरे सब तरफ अफरा तफरी और अनिश्चितता का माहौल होता है, तो अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है। उसमें कालाबाजारी की बात हमने की है कि ऐसी व्यवस्था जब होती है तो उसमें ये सारे तत्व जो है ये प्रमुखता से, क्योंकि इनके पास में पैसा होता है, इनके पास में संसाधन होते हैं, इनके पास में पहुंच होती है, और उसके दम पे ये लोग जो है कि चीज़ों को दबाते हैं, कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं, फिर दाम बढ़ाते हैं और उसको बेचते हैं। तो ये बड़े पैमाने पे राष्ट्रीय स्तर पे ये काम चालू हो जाता है। उसी तरह से जब संसाधन नहीं होंगे, पैसा नहीं होगा, तो सरकार में इच्छा शक्ति नहीं होगी, तो वो जो बेसिक नीड्स हैं पब्लिक की, शिक्षा है, रोजगार है, मूलभूत सुविधाएं हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, तो ये ऐसी सुविधाओं पे सब पे जो कटौती होना शुरू होती है और इन सब में जो है अभाव पैदा होने लगता है और जन सामान्य का जीवन वहाँ पे दूभर होने लगता है। और जो ब्लैक मनी की अर्थव्यवस्था पैरेलल चलती है, समानांतर काले धन की व्यवस्था, उसके दुष्परिणाम निकल के आना शुरू होते हैं कि प्रॉपर्टी है 10 लाख की, रजिस्ट्री होगी 2 लाख की, बाकी सब गोल का पड़ा, जिसे भी लेना है अब वो करप्शन करे या कहीं से भी लाए तो ब्लैक के पैसे, तब जा करके उसको प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये इस तरह की जो परिणाम है काले धन के कि कृत्रिम महंगाई आती हैगी,
काले धन के लोगों के पास में पैसा होता है, उन्हें परवाह नहीं होती है खर्च करने की, और उसकी वजह से मार्केट में व्यापारी और एक काला बाजारी ये मिलकर के कृत्रिम अभाव पैदा करते हैं, दाम बढ़ाते हैं और एक फिक्टिशियस महंगाई जो वास्तव में है नहीं उसको वहाँ क्रिएट करते हैं केवल लोगों की जेब से पैसा निकालने के लिए। और ये पैसा जब असामाजिक तत्वों के पास पहुंचता है या राष्ट्र विरोधी लोगों के पास में पहुंचता है तो आतंकवाद की गतिविधियां होती है। ये उदाहरण हमने देखा है। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ है तो उस समय पे इन सब बातों पे जो लगाम लगी है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पे, आतंकवादी गतिविधियों पे, काला बाजारियों पे, जमाखोरों पे, तो उसके परिणाम हमने देखे हैंगे। और इस सब के चलते राष्ट्र की उत्पादकता जो है, ओवरऑल हमारी जीडीपी जो है वो जो है गिरती हैगी। और इन सब के परिणाम में जैसे अपन ने बात की कि महंगाई बढ़ती है, महंगाई बढ़ेगी, ये सब होगा, तो जो आम आदमी है, जो अपर क्लास से नीचे वाले लोग हैं, वो सारे के सारे इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके सबके पास में इतना इंतजाम नहीं होता है कि वो साल 2 साल 4 साल 5 साल की निश्चिंतता के साथ में जी सकें या अपनी ज़रूरतों को वो पूरा कर सकें। तो जो गरीब है वो गरीब होता जाता है, जो मिडिल क्लास है वो लोअर क्लास की तरफ आता है, लोअर क्लास जो है वो पुअर की श्रेणी में आता है, और जो गरीबी की रेखा पे है वो गरीबी की रेखा के नीचे आता है, और जो गरीबी की रेखा के नीचे है ऑलरेडी उसको जीने के लाले पड़ जाते हैं कि वो कैसे जिंदा रहे। तो ये स्थिति बनती है भ्रष्टाचार की वजह से, और ये राष्ट्रीय स्तर पे होती है। इसको जो है ये कहीं एक जगह नहीं होगी, ये पूरे राष्ट्र में एक समान एक तरीके से पूरे राष्ट्र को ये प्रभावित करती है। अब भ्रष्टाचार से प्रशासनिक अदक्षता ये कैसे आती है, इस पे बात करते हैं। तो जब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे हो, प्रशासन में, राजनीतिक लोगों में अफरा तफरी हो, वहाँ पर किसी का किसी के प्रति न विश्वास है न निष्ठा है, सब अपने अपने स्वार्थ में अपने अपने तरीके से काम करते हैं, एक दूसरे की टांग खींचते हैं। तो ऐसे समय में जो सरकारी सेवक हैं, जो सरकारी तंत्र है, वो भी फिर उस तरीके के लोगों के साथ में या उस तरीके के लोगों को की देखा देखी उसमें भी गुटबाजी शुरू हो जाती है। और जहाँ गुटबाजी होती है तो फिर वहाँ पर स्वार्थों के टकराव से कलह उत्पन्न होती है, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे से आगे निकलना, ये इस तरह की जो भावना है वो तंत्र में आती है। और जब ये तंत्र में अगर आ जाती है तो उस तंत्र में काम करने वाले लोग खुद भी कानून के प्रति लापरवाही करते हैं, खुद भी बरतते हैं, और जिनसे कानून का पालन करवाना है वो उनके ऊपर भी किसी प्रकार से ऐसा काम नहीं करते हैं कि बाकी लोग भी कानून का पालन करें। और ये दोनों तरफ से कि जिनको पालन करवाना है वो भी लापरवाह है और जिसको पालन करना है वो भी छूटा हुआ है, उसे भी आज़ादी है। तो ऐसे में जब कानून के प्रति समाज भी लापरवाह हो जाए और कानून का पालन करवाने वाले भी अपनी कारणों से, अपने स्वार्थ के कारणों से लापरवाह हो जाए, तो फिर कानून का केवल नकारात्मक पक्ष जो है उसको पकड़ा जाता है कि जिन लोगों को कानून का पालन करना हैगा उनको कानून का उल्लंघन करने की आज़ादी होती है। फिर जब वो उल्लंघन करते हैं तो फिर उनके ऊपर कानून का नकारात्मक पक्ष लगा करके फिर उन पर कार्रवाई करना और उनसे फिर वसूली करना, ये तरीके होते हैं भ्रष्टाचार के कि किस तरह से। और ये जो लापरवाही है कि कानून के प्रति लापरवाही, ये पूरे समाज को तबाह करती है, सबको अपराध की ओर या सबको गैर कानूनी कामों की तरफ कहीं ना कहीं ढकेलती है। और जब वो चले जाते हैं परबस या किसी वजह से तो उनको उसके परिणाम बुरे भुगतने पड़ते हैं। तो ये कानून का नकारात्मक पक्ष का उपयोग ऐसे समय में, जबकि भ्रष्टाचार अगर व्याप्त है तो ऐसे समय में उसका नकारात्मक पक्ष ज़्यादा लोग बाग प्रैक्टिस करते हैं। अब पक्षपातपूर्ण कार्रवाई और निर्णय जब ऊपर राजनीतिक सिस्टम में भ्रष्टाचार की वजह से मेरे अपने के भाव से लोग बाग काम करते हैं, तो नीचे के लोग जो होते हैं, जो उन विचारधाराओं से या उन पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं समाज में, वो यदि कोई गलत काम करते हैं, वो कोई गलत व्यवहार करते हैं तो उनके साथ में और जो सामान्य आदमी हैं,
जो ईमानदारी से जी रहा है देश में, उसके साथ में एक पक्षपातपूर्ण कार्रवाई देखने को मिलती है कि एक साधारण आदमी ईमानदार किसी वजह से गलती कर बैठा तो कानून उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेगा, लेकिन वही काम अगर किसी संरक्षण प्राप्त व्यक्ति ने किया हैगा तो कानून वहाँ पर फिर नरम हो जाता हैगा, प्रशासन वहाँ पर नरम हो जाता है और उसे बच निकलने के रास्ते जो है वो मुहैया करवा देते हैंगे। तो ये इस तरह से जब भ्रष्टाचार फैल जाए सब तरफ, तो ये इस तरह से कार्रवाइयाँ जन सामान्य पे होने लगती हैंगी। राष्ट्रीय उद्देश्य की अनदेखी, अब जब सब ये चलेगा तो राष्ट्रीय उद्देश्य किसे याद है कि राष्ट्र को प्रगति के रास्ते पे ले जाना है, देश में जो मूलभूत समस्याएं हैं उनसे निपटना है, उनसे लड़ना है और देश को आगे बढ़ाना है, या दुनिया में, संसार में, पूरे विश्व में सिर उठा के जीना है। उन्हें केवल ये लगता है कि मैं अच्छे से जी रहा हूँ, मेरे पास में सारे साधन हैं, मेरे पास में सारी सुविधाएं हैं, तो इसका मतलब कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य या मेरे जन्म लेने का उद्देश्य ये पूरा हो गया और राष्ट्रीय उद्देश्य कहीं नए पथ में बहुत दूर छूट जाता है। कर्तव्यों से उदासीनता, कर्तव्य नाम की चीज वहाँ पर बहुत कम लोगों में मिलेंगे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कुछ बिरले लोग होते हैं कि जो अपने कर्तव्य के प्रति सजग भी होते हैंगे और इस तरह के जो कार्यवाहियाँ चलती हैं या इस तरह के जो आचरण चलते हैंगे प्रशासन में, शासन में और राजनीति के क्षेत्र में, उनसे बहुत कम बिरले लोग ही जो है वो अपने कर्तव्य पे फोकस करते हैंगे और वो उसमें लिप्त नहीं होते हैंगे। लेकिन बहुसंख्यक देखा है कि ये सब जो है अपने जो बेसिक उनका काम है, जो मूलभूत उनका काम है, वो उस काम में लापरवाही करने लगते हैंगे। फिर सार्वजनिक सेवा में लापरवाही, मतलब जब तक समाज में कोई बवाल ना हो जाए तब तक उसे देखना ही नहीं है। ये एक आम धारणा हो जाती है कि जब कुछ बवाल हो जाएगा, कुछ समस्या खड़ी हो जाएगी तो वहाँ जाके फायर फाइटिंग कर देंगे और नहीं तो फिर अपना आराम से घर में जाके सो जाएंगे, या जो उनका अपना काम उन्होंने निकाल रखा है कर्तव्य के अलावा वो उस काम को करते रहते हैंगे। और जब ऐसा माहौल रहता हैगा तो ये प्रशासनिक सेवा में जो लोग होते हैं वो लोग भी जो है, जहाँ उनको राजनीति से तटस्थ होना होता है, राजनीतिक पक्षपात से परे होना होता है, तो वो उसमें फिर रुचि लेने लगते हैं कि अब ये फलानी पार्टी का शासन आएगा, फिर ढिमकी पार्टी का शासन आएगा, फिर अमकी पार्टी का शासन आएगा और मैं को इसके साथ काम करना अच्छा लगता है, ये मेरा संरक्षक है, या इससे मुझे जो है अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, या ये मुझे यहाँ पदस्थ करवा देगा। ये इस तरह की बातें जो हैं वो राजनीति में रुचि रखने लगते हैं और फिर वो सब मैनेज करने लगते हैं। तो ये जो है ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार से उत्पन्न एक ऐसा नकारात्मक पक्ष है जो देश में कानून व्यवस्था और प्रशासन की जो क्षमता है, प्रशासन की जो दक्षता है, उसकी कार्य निष्पादन की जो क्षमता है और सामाजिक सेवा के प्रति उसका जो समर्पण होना चाहिए, वो उसमें पूरी तरह से कमी आती है। और व्यक्तिगत लाभ हेतु प्रशासनिक कार्य में विलंब, उनको लगता है कि आज इसका काम अटका दो, कल आएगा फिर भगा देंगे, फिर आएगा परसों, उसके बाद में फिर कुछ लेन देन होगा या कुछ होगा तो उसमें वो करेंगे, और नहीं तो उनका ठीक है भाई, ये फलाना कानून बोलता है कि अभी नहीं हो सकता, आज नहीं हो सकता, कल नहीं हो सकता हैगा, आगे देखेंगे। तो ये काम को लटकाना, अटकाना और लोगों को भटकाना, ये तीन चीज़ें वहाँ होती हैं कि कानून का आश्रय लेकर के अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए सार्वजनिक कामों को अटकाना, लटकाना और समाज को भटकाना, ये तीन काम जो है ये प्रशासन के लोग करने लगते हैंगे। और उस वजह से जो इन टोटलिटी प्रशासनिक तंत्र का जो आउटपुट निकल के आना है वो आउटपुट नहीं आता है। पूरी क्षमता से प्रशासन एकजुट होकर के एक इकाई बन करके राष्ट्र की सेवा नहीं कर पाता हैगा। और ये जो काम है, जब इस तरह से प्रशासन हो जाता है तो ऐसा प्रशासन अदक्ष कहलाता हैगा। तो सरकारी सेवकों में भ्रष्टाचार जनित कारणों से अदक्षता उत्पन्न होती है, जिसके कारण अब जब ये लोग काम नहीं करेंगे समय पे तो देश आगे बढ़ने वाला है ही नहीं। विकास की कोई कितनी भी बातें कर ले, कितने आश्वासन दे दे, कितनी योजनाएं बना ले, कितनी भी नीतियां लगा लें, अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं है, समय के साथ में अपग्रेडेड नहीं है और उसके भीतर काम करने की लगन, उसकी जो दृढ़ता है, उसकी जो कार्य क्षमता है, उसकी जो कर्तव्य परायणता है, उसकी जो सत्यनिष्ठा है, तो अगर उसमें कमी है तो फिर ये राष्ट्र का विकास हो ही नहीं सकता हैगा। तो राष्ट्र के विकास में ये अदक्षता जो इन कारणों से आती है, जो मैंने यहाँ लिखे हैंगे, ये राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी बाधा खड़ी होती हैगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में फिर आगे देखेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा।
वीडियो पसंद आया होगा आपको, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।